डिजिटल राजनीति के जरिए लोगों की गोलबंदी समकालीन सार्वजनिक और सामाजिक जीवन के भीतर बिखराव को भी दिखाता है। महज 4 दिनों में भारत में खुद को कॉकरोच जनता पार्टी कहने वाले एक संगठन ने उतनी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटा लिए हैं जिन्हें बनाने में स्थापित राजनीतिक संगठनों को अक्सर सालों लग जाते हैं। मीम पेजेस, इंस्टाग्राम रील्स और आधे अधूरे मजाक वाले राजनीतिक संगठन बहुत तेज रफ्तार से इकट्ठा होने लगे। इसकी वजह से इसकी तुलना बांग्लादेश और नेपाल से की जाने लगी, जहां युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों ने डिजिटल रूप से तालमेल बिठाकर अपने गुस्से के जरिए स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया था। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्या यही राजनीति का तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली और भावनाओं से भरी राजनीति, जो लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक ढांचों के बजाय प्रतीकात्मक दुश्मनों और सामूहिक गुस्से के इर्द गिर्द टिकी होती है। इस उत्साह को समझा जा सकता है क्योंकि युवा वर्ग खुद को उस संस्थागत राजनीति और प्रतिनिधि ढांचों से पूरी तरह कटा हुआ महसूस कर रहा है, जो उनके काम, आकांक्षाओं, असुरक्षा और थकान से जुड़ी रोजमर्रा की चिंताओं से बहुत दूर दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया उन लोगों को अचानक सामूहिक भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका देता है जो वैसे खुद को राजनीति में अकेला महसूस करते हैं। एक मीम या नारा कुछ ही घंटों में राजनीतिक भागीदारी का एहसास पैदा कर सकता है। फिर भी गहरा सवाल यह है कि क्या मुख्य रूप से एकजुट गुस्से के जरिए चलने वाली राजनीति भावनाओं के इस उबाल के बाद भी खुद को लंबे समय तक टिकाए रख सकती है? सामूहिक जीवन का खत्मा असली संकट केवल संस्थाओं की गिरावट या विचारधाराओं का खत्म होना नहीं है। इससे भी गहरा संकट खुद सामूहिक जीवन के खत्म होने का है। सार्वजनिक जीवन कमजोर हो गया है और ऐसे कई सार्वजनिक स्थान जहां लोग कभी सामूहिक जुड़ाव का एहसास करते थे, वे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अतीत में राजनीतिक संगठन यूनियनों, कॉलेजों, मोहल्ला समितियों और आम सामाजिक जीवन से जुड़े रोजमर्रा के तौर तरीकों के जरिए उभरते थे। वे ढांचे एक निरंतरता और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते थे, जिससे राजनीतिक जीवन तात्कालिक प्रतिक्रिया से परे भी टिका रहता था। हालांकि आज का समाज ऐसा एकाकीपन पैदा कर रहा है जो सामूहिक अपनापन के लिए भावनात्मक रूप से भूखे तो हैं, लेकिन उनके पास वे सामाजिक परिस्थिति की कमी है जो इसे बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। शायद ये आधुनिकता के एक सबसे गहरे विरोधाभास को दिखाता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो आजादी की भाषा उभरी, वो ऐतिहासिक रूप से बंधनों से मुक्ति और सामूहिक स्वशासन से जुड़ी थी। फिर भी समय के साथ, खासकर जीवाश्म ईंधन से चलने वाले विकास से बने उपभोक्तावादी समाजों में आजादी का मतलब धीरे धीरे व्यक्तिगत पसंद की आजादी बनकर रह गया, यानी उपभोग करने, प्रतिस्पर्धा करने और निजी तौर पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की आजादी। जैसे जैसे निजी जीवन का दायरा बढ़ा, सार्वजनिक जीवन धीरे धीरे कमजोर होता गया। ऐसी परिस्थितियों में डिजिटल रूप से एकजुट होने वाली भीड़ मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ताकतवर हो जाती है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए अकेलेपन से राहत देती है। एक साझा दुश्मन इन बिखरे हुए लोगों को फिर से सामूहिक रूप से साथ होने का एहसास कराता है। यहीं पर एकजुटता और एकता के बीच का अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लोगों को एक सुर में लाने में बेहद असरदार हैं। किसी साझे गुस्से या किसी प्रतीकात्मक निशाने के जरिए कुछ ही घंटों में लाखों लोग भावनात्मक रूप से एक जैसे हो सकते हैं। हालांकि भावनाओं का ये एक सुर में होना लंबे समय तक चलने वाले सामूहिक जीवन जैसा नहीं है। एक केवल उबाल पैदा करता है, जबकि दूसरे के लिए निरंतरता, यादों, भावनात्मक निवेश और लंबे समय के प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आज की राजनीति साझे भविष्य के बजाय विरोध और दुश्मनी के इर्द गिर्द ज्यादा पनप रही है, क्योंकि गुस्सा किसी संगठन की तुलना में तेजी से फैलता है और डिजिटल दुनिया में कमिटमेंट के मुकाबले गुस्से को बनाए रखना ज्यादा आसान होता है। अलग अलग देशों की तुलना में सावधानी जरूरी। यही कारण है कि बांग्लादेश और नेपाल के साथ तुलना करने में सावधानी बरतने की जरूरत है। वहां की बुनियादी स्थितियां मौलिक रूप से अलग नहीं दिखती। दोनों ही मामलों में शुरुआत की प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा आखिरकार अधिक संगठित राजनीतिक रूपों की तरफ बढ़ी। वो विकेंद्रीकृत भीड़ वैसी ही नहीं रही, उसे एक नया रास्ता मिल गया, उसने संस्था का रूप ले लिया, या फिर वो ठंडी पड़ गई। इससे पता चलता है कि असली मुद्दा किसी एक देश बनाम दूसरे देश की छात्र राजनीति या युवाओं के इकट्ठा होने का नहीं है।
व्यापक ढांचागत प्रवृत्तियां जैसे अकेले पड़ जाना, बिखरा हुआ सार्वजनिक जीवन और कमजोर होती सामूहिक संस्थाएं आज की समकालीन दुनिया के एक बड़े हिस्से में समान रूप से दिखाई दे रही हैं। यहीं पर हाल के ईरान इजराइल अमेरिका के तनावों से उभरने वाले विचार प्रासंगिक हो जाते हैं। बिना किसी एक केंद्र के टिके रहने की क्षमता तभी संभव है जब उसे उन गहरे भावनात्मक और व्यावहारिक ढांचों का सहारा मिले जो तात्कालिक टकराव के बाद भी जीवित रह सकें। बिखरा हुआ आंदोलन केवल गुस्से के दम पर अनिश्चित काल तक काम नहीं कर सकता। बिना किसी केंद्रीय कमान के भी इन विकेंद्रीकृत प्रणालियों में आपसी तालमेल बना रहे, इसके लिए किसी बड़े साझे दृष्टिकोण का होना जरूरी है, जैसे सामूहिक नैतिक प्रतिबद्धता, भावनात्मक निरंतरता, ऐतिहासिक यादें या गहरा प्रतीकात्मक जुड़ाव। विकेंद्रीकरण केवल संगठनात्मक या तकनीकी नहीं होता, ये भावनात्मक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक भी होता है। आज की डिजिटल राजनीति में जो चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो है एक तरफ भारी भावनात्मक ऊर्जा का होना और दूसरी तरफ सामूहिक रूप से टिके रहने वाले ढांचों का कमजोर होना। यहीं पर मई 1968 के फ्रांसीसी छात्र विद्रोहों के दौरान जैक लकान का प्रसिद्ध हस्तक्षेप प्रासंगिक हो जाता है। उस समय जब कई बुद्धिजीवी इन प्रदर्शनों को पूरी तरह से आजादी दिलाने वाला मान रहे थे, लकान ने एक परेशान करने वाली बात कही थी। क्रांतिकारी के रूप में आप जिस चीज की चाह रख रहे हैं वो मालिक है और आपको वो मिल जाएगा। उनका ये कहना केवल कटाक्ष नहीं था। किसी एक प्रतीकात्मक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने से अपने आप मालिकाना हक या तानाशाही खत्म नहीं हो जाती। अक्सर इंसानी चाहत खुद को नए तरह के यकीनों और नए अधिकारों के इर्द गिर्द दोबारा व्यवस्थित कर लेती है। ये समझ उन समाजों में महत्वपूर्ण हो जाती है जो अकेलेपन की चाहत और भावनात्मक बिखराव से बने हैं, क्योंकि मुख्य रूप से केवल विरोध के जरिए चलने वाली राजनीति अपनी ताकत उस दुश्मन से ही पाती है। वो दुश्मन पहचान को पक्का करता है और भीड़ को भावनात्मक रूप से एक साथ जोड़े रखता है। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन सरकार चलाने की तरफ बढ़ते हैं, आपसी विरोधाभास सामने आने लगते हैं, समझौते जरूरी हो जाते हैं और वो वैचारिक स्पष्टता कमजोर पड़ जाती है। जो भीड़ साझे विरोध के इर्द गिर्द इकट्ठा हुई थी, उसे तब पता चलता है कि एक सामूहिक दुनिया को चलाना गुस्से को एक साथ लाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इसके पीछे एक गहरा व्यावहारिक विरोधाभास भी है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले आधुनिकीकरण पर टिकी विकास प्रणालियां न केवल अकेलेपन को बढ़ाती हैं, बल्कि संरचनात्मक रूप से केंद्रीकरण को भी बढ़ावा देती हैं। ऊर्जा प्रणालियां, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, वित्तीय ढांचे, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बड़े शहर, ये सभी समन्वय और शक्ति के एक जगह इकट्ठा होने के जरिए काम करते हैं। यहां तक कि वे प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए ये विकेंद्रीकृत राजनीतिक ऊर्जा फैलती है, वे खुद इतिहास के सबसे अधिक केंद्रीकृत तकनीकी प्रणालियों में से एक है। निष्कर्ष ये, आज की सत्ता विरोधी राजनीति के केंद्र में एक विरोधाभास पैदा करता है। लोग भावनात्मक रूप से तो कमान का बिखराव चाहते हैं, लेकिन वे ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो संरचनात्मक रूप से केंद्रीकरण पर निर्भर है। भीड़ सत्ता को चुनौती तो दे सकती है, लेकिन सत्ता को नए सिरे से व्यवस्थित करने के लिए उन व्यावहारिक प्रणालियों से जुड़ना पड़ता है जो लगातार ताकत को एक जगह समेटने, बड़े पैमाने पर ले जाने और नियंत्रण की तरफ धकेलती हैं। जब तक समाज सामूहिक जीवन के लिए जरूरी भावनात्मक, संस्थागत और व्यावहारिक बुनियादों को फिर से बनाना शुरू नहीं करते, जैसे भरोसा, साझा जिम्मेदारी, संगठनात्मक यादें और टिकाऊ सार्वजनिक प्रतिबद्धता, तब तक ये तात्कालिक गुस्सा बिना किसी स्थायी बदलाव के केवल आक्रोश के नए नए चक्र पैदा करता रहेगा। मुख्य सवाल ये नहीं है कि क्या विकेंद्रीकृत राजनीतिक ऊर्जा उभर सकती है। ये साफ है कि वो उभर सकती है। असली सवाल ये है कि क्या आज के समाजों में अभी भी उस सामयिक तालमेल को स्थायी एकजुटता में बदलने की क्षमता बची है, और क्या वे प्रतिक्रिया में उमड़े आंदोलन को स्थायी सामूहिक रूपों में बदल सकते हैं, या फिर हर ऐसा विद्रोह आखिरकार सत्ता के नए केंद्रों को जन्म देगा और जैसा कि लकान ने चेतावनी दी थी, नए आकाओं को पैदा करेगा।